रिजल्ट्स आ गए थे बेसिकली 9 कैंडिडेट्स थे जो सिलेक्ट होकर के आगे आए थे और वो एओए बनाने के लिए अग्रसर थे। लगभग 120 दिन 4 महीने के बाद हमें ये पता चला कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत सारे स्तंभ थे जो कि बेसिकली इसमें कंट्रीब्यूट किया। फॉर एग्जांपल वोटिंग प्रोसीजर, ऑब्जर्वर कमिटी, लॉ फर्म, रजिस्ट्रार ऑफिस, सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स बेसिकली। और इसमें कई सारे चर्चे हो रहे थे बेसिकली जो कि सोसाइटी के ग्रुप से डिजिटल प्लेटफॉर्म में, और आई एम श्योर ऑफलाइन माध्यम से भी लोग इसके बारे में कर रहे होंगे काफ़ी सारी बातें डिस्कस। इसी को फर्दर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ऑब्जर्वर कमेटी से हैं मिस्टर अरविंद और मिस्टर श्रीनिवास। हम इनके साथ इसको थोड़ा ब्रेकआउट करना चाहेंगे, थोड़ा सा हम इसको और विस्तार से समझना चाहेंगे कि कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे गलती हुई और क्या हम इसको करेक्ट कर सकते थे और आगे आने वाले समय में हमारी सोसाइटी का भविष्य कैसा होने वाला है। वेलकम सर, वेलकम टू दी व्हाट्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस आई वुड लाइक अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। अगर आप 2 लाइन में ये बता पाए कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं और आप कहाँ काम करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दोनों का प्लीज़। मेरा नाम अरविंद अत्री है और मैं गुलशन टिमाना में शुरू का कैंडिडेट का मतलब रेजिडेंट हूँ, जो कि 2017 में हम लोग आए थे। ऑलमोस्ट 8 साल हो गए। मैं एक IT फर्म में सीनियर डिलीवरी मैनेजर हूँ और जहाँ के पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। और मैं सोसाइटी में काफ़ी सालों से एक्टिव हूँ, बहुत चीज़ों में मेरा कॉन्ट्रीब्यूट किया रहा है। तो इसी चीज़ को सोसाइटी के अच्छे काम में हमेशा आगे रहा हूँ और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना नाम इलेक्शन ऑब्जर्वर कमेटी के लिए दिया था। तो ये मैं कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। मेरा नाम श्रीनिवास है। मैं 2021 की शुरुआत में गुलशन के बारे में पाया था और पेशे से मैं एक अर्थशास्त्री हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका को फाउंडर हूँ। आज़ाद फाउंडेशन नाम की संस्था है जो हम चलाते हैं। जी ओके, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर फाइंडिंग टाइम टू मीट मी बेसिकली एंड स्पेयर सम टाइम सो दैट हम इस मुद्दे पे थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें। सब कोई बहुत खुश थे यहाँ पे बेसिकली। एओए चल रहा था। टू बी ऑनेस्ट मेरा ये फीडबैक का कि बिल्डर बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहा था सोसाइटी को और ये लोगों की बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन थी जो यहाँ के लोग हैं वो मिल करके एओए बनाए और स्ट्रांग कैंडिडेट्स आगे आए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है बट 9 कैंडिडेट्स आगे आए थे बेसिकली और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सोसाइटी हित में काम करेंगे। बट इसके पहले का प्रोसेस जो कि अभी का मेन मुद्दा है उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएँ कि इलेक्शन के पहले तक का प्रोसेस, क्योंकि आप लोग ऑब्जर्वर कमेटी से हैं तो आप लोग इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। इलेक्शन के पहले तक का प्रोसेस क्या रहा है, अगर आप मुझे थोड़ा सा ये बता पाए कि ये बात कहाँ से शुरू हुई, हमने क्या क्या किया, इलेक्शन के पहले तक का पूरा ऑब्जर्वर्स का या लॉ फर्म का टोटल रोल क्या था। तो मैं एक थोड़ा पहले से शुरू करूँगा। 2024 जून को, जैसा कि आपको शायद याद होगा, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, कि उस वक्त GBM में इलेक्शन को लेके आगे बढ़ने की बात हुई थी और उसी GBM में 11 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स GBM के ज़रिए सेलेक्ट हुए थे। जी। लेकिन किन्हीं कारणोंवश लगभग 1 साल का लगभग 11 महीने में कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। उनमें से काफ़ी लोग तो किसी मीटिंग में आए नहीं और उसकी वजह से करीबन 10-11 महीने तक, मतलब जून 2024 से लेके ऑलमोस्ट अर्ली 2025 मार्च अप्रैल 2025 से बड़ी मिनिमल प्रोग्रेस हुई थी। तो इसके बाद ये तय हुआ कि भाई कुछ जो लोग शायद समय नहीं दे पा रहे इस प्रक्रिया में, उनको की जगह पर कुछ नए लोग आए जो इसको पुश करें। तब मेरे ख्याल से अरविंद जी और दूसरे लोग, तो आप अगर बताना चाहने जा रहे हैं। तो मैं, जैसा कि श्रीनिवास जी ने बताया, बहुत सही बताया कि पूरे 11 महीने तक इंतज़ार करने के बाद जो कमेटी बनी थी उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो अपने नाम दिया बट किसी अपने पर्सनल वजह से उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं वो अपना नाम वापस ले लेंगे और जो काम करना चाहते हैं उसमें, कि शायद जो पहले 11 लोगों की कमेटी थी उसमें से सिर्फ 5 लोग रह गए, बाकी सब लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और नए 4 लोग और उसमें ऐड हुए, जिस 4 में मैंने भी अपना नाम दिया।
और हमें जब हमारी बिल्डर के साथ मीटिंग हुई तो उसमें उन्होंने हमें टारगेट दिया कि आप 3 महीने के अंदर एक टाइम बाउंड मैनर में जो है आप इसको इलेक्शन को करा के देंगे। तो उसी दौरान हमने मतलब अगर देखें तो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर हमने सारा प्रोसेस फॉलो करके और सब इस चीज़ को किया। तो मैं सूर्य जी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आज मैंने बहुत लोगों से सुना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल, तो मैं उसमें एक थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि ऑब्जर्वर कमेटी का अगर नाम देखें तो ऑब्जर्वर शब्द जो है अपने आप में डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ऑब्जर्वर कमेटी। वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट, वी आर नॉट अ पर्सन जिसने बहुत पहले इलेक्शंस कराए हो या हम कभी किसी सरकारी इलेक्शन प्रोसेस में उसके भागीदार रहे हो ये हो। तो एज पर द यूपी अपार्टमेंट एक्ट जितना कि हमें ज्ञान था, और एक प्रॉपर लॉ फर्म हायर हुई इस पर्पस के लिए जी, जो कि पहली जो कमेटी जो 11 महीने रही प्लस बिल्डर, उन्होंने एक लॉ फर्म चूज की और उस लॉ फर्म के डायरेक्शंस पे टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस मिलती थी, जो डिस्कशंस होते थे, उसी डिस्कशंस पे और गाइडलाइंस पे ऑब्जर्वर कमेटी ने एग्जीक्यूशन किया। ठीक है, उसमें आप लॉजिस्टिक्स ले लीजिए, इलेक्शन कराना ले लीजिए, डेट डिसाइड करना दे, क्योंकि हम डे टू डे में सोसाइटी में रह रहे थे तो लॉ फर्म इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख सकती थी। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ द लॉ फर्म हम 9 लोगों ने वो इलेक्शंस कंडक्ट किए। जी, ठीक है, और मुझे लगता है कि हमने अपने पर्सनल टाइम को देखते हुए, अपनी प्रोफेशनल टाइम्स को देखते हुए बहुत ही एक कहते हैं कि बड़े ही टाइमली मैनर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के दिए, जो कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द इलेक्शन 9 कैंडिडेट ने हमें एक सर्टिफिकेट भी साइन करके दिया, जो कि वो सर्टिफिकेट ये कहता है कि द प्रोसेस डन बाय द ऑब्जर्वर कमेटी हैव एन फुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम वो डॉक्यूमेंट रिलीज भी कर सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम जो हमें गाइडलाइंस और जो डिस्कशंस, वो 9 आदमियों में जो डिस्कशंस होते थे वहाँ, उस डिस्कशंस पे जो भी गाइडलाइंस इशू होती थी वो दी जाती थी। कहीं भी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था कि हम कोई भी चीज़ ऐसी करें जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल। हमारा पर्पस ये था कि बिल्डर के चुंगल से ये सोसाइटी निकले, सोसाइटी के लोग सोसाइटी के बारे में अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि वो पैसा हमारा है जी, हम उसको कहाँ लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो उस परिवेश को देखते हुए ये एक इलेक्शन का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही, मुझे लगता है कि ये सबसे, अभी पूरी सोसाइटी ने देखा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, करीबन 600 वोट पड़े, किस तरीके से हमने बैलेट पेपर छपवाए, किस तरीके से हमने लाइन लगवाई, किस तरीके से टाइम टू टाइम हमें भी एक्सपीरियंस गया, बट चीज़ों को, चैलेंज को देखते हुए सारी चीज़ें हमने मॉडिफिकेशंस करके, और द काउंटिंग प्रोसेस इटसेल्फ इज अ बिगेस्ट टास्क। 600 वोट को काउंट करना, मतलब एक दिन में वो नहीं हो पाया था कि हमने रात के 3 बज गए थे, हमें 2 बज गए थे, उसके बाद हमने वो बंद किया, फिर नेक्स्ट डे हमने वापस से रिज्यूम किया ऑफिस से आने के बाद, और फिर वापस काउंटिंग हुई। जी, तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा एक फेयर एंड उसमें हमने करा है, जहाँ की मुझे लगता है कि आज कोई कुछ भी कह सकता है, बट उस टाइम पे ये था कि कोई भी आदमी आगे नहीं आ जाता। वो 11 महीने कमेटी काम नहीं कर पाई जो पहली थी, उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि भाई वो 11 महीने का डिले क्यों हुआ। जी, हम लोगों ने आने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरा इलेक्शन प्रोसेस करके और उसको किया। जी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन प्रोसेस में कहीं ना कोई गड़बड़ी तो मुझे नहीं नज़र आती है, जहाँ तक मेरी विजडम है या मैं उस चीज़ को देख पा रहा हूँ। बट हाँ, अगर रजिस्ट्रार ने तो ये चिट्ठी अभी दी है, तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से 4 जो कैंडिडेट थे वो इस पॉइंट को ऐसे कोई, अभी मैं बस सीधा सा थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ इनके साथ। तो जो अरविंद ने कहा ना कि हम लोगों ने, जो हमारी समझ थी, जो हमें लॉ फॉर्म से गाइडेंस मिला, उसके अलावा हमने सोसाइटी की विजडम के साथ भी काम किया। अब आप देखिएगा कि हर एक कम्युनिकेशन बाकायदा माई गेट के जरिए एक एक ओनर रेजिडेंट पे पहुँचाया गया, चाहे वो लॉज हों जो हमने इलेक्शन बाय लॉज बनाए हैं, वो आई सोसाइटी के ज़रिए या माई गेट के ज़रिए पूरी सोसाइटी को पहुँचाए। एक एक स्टेप पे हम लोगों ने लोगों से बोला भाई आपके सुझाव हों तो हमें दीजिए। मुझे याद है कि सुबह का वक्त कुछ एक समय था जब
कुछ ऑब्जर्वर्स बैठते थे प्रॉपर ऑफिस में, इसीलिए कि अगर किसी का कोई सुझाव हो, किसी का कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी का कोई इसके ऊपर कोई राय हो तो उसको भी हम लें। तो और उसके अलावा ये सारे जोड़ी जोड़ी मैं बात कर रहा हूँ चुनाव की प्रक्रिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बायलॉज हों चाहे वो बाकी चीज़ें हों, वो सारी की सारी जीबीएम के जरिए। तो 2 जीबीएम हुई थी, जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट जीबीएम में चूँकि कोरम पूरा नहीं हुआ था तो सेकंड जीबीएम हुई, और सेकंड जीबीएम में सर्वसम्मति से पूरी प्रेजेंटेशन के बाद करके और ये हम लोगों ने पास किया था। सेकंड जीबीएम में आपने को ऑनर्स को नहीं आने दिया, ये भी एक नहीं मुश्किल। मैं क्लियरिटी आपको दूं, ये लोग कह रहे हैं को ऑनर शब्द अब इजात हुआ है आफ्टर दिस लेटर। ये को शब्द जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, जब फर्स्ट जीबीएम हुई थी उस टाइम पे ओनर्स एंड को ओनर्स बोथ आर अलाउड, जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव वाज नॉट अलाउड। जैसे मान लीजिए सोसाइटी में ऐसा नॉर्मली होता है, मेरे नाम पे फ्लैट है, मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं जी, मेरे पेरेंट्स के नाम पे फ्लैट है, मैं रह रहा हूँ, तो उस केस में जिसका वोटर लिस्ट में नाम था वही उन्हीं को अलाउड था। एंड इट वाज वेरी मच क्लियर कि प्रॉक्सी शब्द का जो एक इस्तेमाल किया गया था कि भाई प्रॉक्सी वोट हो सकती है क्या, तो प्रॉक्सी वाज नॉट अलाउड। और ये बहुत ही क्लियरली कहा गया था कि प्रॉक्सी अलाउड नहीं होगी, क्योंकि वो दिस इज समथिंग मेंशन्ड इनटू द लॉ। और जो लॉ फर्म की लेडी रिप्रेजेंटेटिव थी उसने भी उसको वहां पे क्लियर किया था जी। तो वो अब मिस किया जा रहा है, उसको मिसगाइड किया जाता है, किया जा रहा है पब्लिक को। ऐसा नहीं है। इसी यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉक्सी और फोरनर्स को दोनों को मिल किया जाता है ये, और ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग शब्द है। और प्रॉक्सी का मतलब क्या है बेसिकली? आपको प्रॉक्सी का मतलब ये है कि मेरे बिहाफ पे किसी और को वोटिंग राइट्स में ट्रांसफर करूं और एक लेटर के थ्रू वो उस लेटर को लेके जाए, वो भी प्रॉक्सी कब अलाउड होता है? प्रॉक्सी जब अलाउड होता है फर्स्ट इलेक्शन में अलाउड नहीं होता है, सेकंड इलेक्शन में आप मॉडल बायलॉज में चेंजेस करते हैं बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, एंड देन दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय द रजिस्ट्रार और द नोएडा अथॉरिटी। देन नेक्स्ट इलेक्शन में आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं। तो वो प्रॉक्सी इस वाले इलेक्शन में अलाउड नहीं था। ये मतलब ये सवाल उठाया गया था जिसपे कि आप लोगों ने बोला था कि प्रॉक्सी अलाउड नहीं थी। ठीक है। एक बात और कहना चाहूंगा, रजिस्ट्री का मुद्दा तो है, उस पर मतलब अभी हम आएंगे बेसिकली। तो आपने अभी थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया कि इलेक्शन के पहले क्या प्रोसेस था। जीबीएम हुआ, लोगों ने सॉफ्ट एग्रीमेंट दिया कि भाई यहाँ पे होना चाहिए इलेक्शन, लॉ फॉर्म हायर किया गया, रूल बुक किया गया, जैसा कि आपने कहा कि हमने थ्रू ईमेल व्हाट्सएप विजुअल कम्युनिकेशन वो रूल बुक सभी को दिया बेसिकली। फिर उसके बाद नॉमिनेशन है, उसके बाद फिर हमारा इलेक्शन हुआ। जो पहला जीबीएम हुआ था 15 अगस्त को हुआ था, जहाँ तक आफ्टर इलेक्शन जो पहला जीबीएम हुआ था 15 अगस्त को। उस जीबीएम के बाद ऑब्जर्वर कमेटी की क्या भूमिका रहती है? तो वो जीबीएम एक तरीके से थी, ऑब्जर्वर्स कमेटी का रोल कहाँ तक सीमित था? उसका रोल सीमित था इलेक्शन करा देने का। हमने इलेक्शन करा दिया, 9 कैंडिडेट्स को हमने उसी दिन जिस दिन काउंटी में, उसके बाद सर्टिफिकेट दे दिए, और जीबीएम वाज द लास्ट प्रोसेस जिसके जरिए एक तरीके से अब ऑब्जर्वर्स कमेटी से जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके पास ट्रांसफ़र हो गया सब कुछ। तो चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे जो भी चीज़ है, वो सारा का सारा अब सोसाइटी में जो कुछ भी होना था उस दिन के बाद ऑब्जर्वर्स कमेटी का अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि वो जो काम के लिए हमको चुना गया था वो काम तो अब काम किया था। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि जो आपने एक स्टेप उठाया था प्री इलेक्शन जीबीएम, पोस्ट इलेक्शन जीबीएम के ला करके आपने वो काम करके सोसाइटी को दिया, जिसमें ही आप कह रहे हैं कि आपको काफी सारा एप्रिसिएशन भी मिला है, एंड एज पर द लॉ कॉम आपने ये किया है। इसी का एक एक्सटेंशन सवाल, और जो कि बेसिकली अभी ये बार बार आ रहा है कि जो कैंडिडेट इलेक्ट नहीं हो पाए हैं वो लोग बेसिकली को ओनर्स है। तो टोटल 9 कैंडिडेट थे, जिसमें कि 4 ओनर्स, 4 को ओनर्स थे बेसिकली, और रजिस्ट्रार ऑफिस ये कहा गया कि वो 4 को ओनर्स रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रोसेस में कहाँ पे ये चूक हुई? क्या ये एक ओवरलुकिंग था? क्या चीज़ था कि हम ये 4 लोगों को रजिस्टर नहीं कर पाए? पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, जो कि अगेन एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे आता है, मे बी उसका ये आंसर आप अपने पहले सवाल के बाद दे सकते हैं कि क्या उन 4 के बिना भी क्या ये रजिस्ट्री होना संभव थी या नहीं थी? देखो, तो इसमें जैसे कि रजिस्ट्रार जी का जो
लेटर है वो बहुत क्लियर है, ठीक है। मे बी वॉट एवर दैट ओवरलुक फ्रॉम द लॉ फर्म साइड, और यू कैन से द बिल्डर वेरी वेल नो कि भाई क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होता है, क्योंकि हमारे लिए पहला इलेक्शन का, हम तो एग्जीक्यूटरी जैसे कह सकते हैं ना, एग्जीक्यूट करने जो डायरेक्शंस मिल रही थी उसका एग्जीक्यूट कर रही। जी। तो अगर ये ओवरलुक है तो है, वो उसमें कोई मतलब ऐसी वाली चीज़ नहीं है कि भाई इस दिन इलेक्शन हो रहा था, क्या लॉ फर्म के सदस्य भी यहाँ पर थे? हाँ, जो लोग जीबीएम्स हुई उन जीबीएम में लॉ फर्म के रिप्रेजेंटेटिव, बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव जितने हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशंस इन्वॉल्व थी। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस नहीं है, मतलब प्रोसेस फॉलो नहीं है, प्रोसेस सारे फॉलो, ठीक है। अगर हम बात करें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है या मुझे जो पता चला है उसमें ये था कि 4 अगर को-ओनर्स हैं, और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे सेवा, जैसे कहते हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग कि कोई इसमें आगे पावर में आ गया या कुछ हो रहा है, ये बहुत ही सेल्फ सर्विस टाइप की है। और थैंक यू जॉब भी बोलते हैं इसको बहुत लोग कि भाई ठीक है आप करोगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये जो 9 लोग थे उनमें से 4 अगर डिसक्वालीफाइड ही हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस, तो 5, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 4 की है, तो वो 5 के साथ ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ओके। तो वो 5 के साथ रजिस्टर्ड होने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। जी। अगर ये सोसाइटी 5 लोगों के साथ रजिस्टर्ड हो जाती तो बहुत ही बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है। एक तो ये हो जाता कि हर बार जब भी इलेक्शन होते तो रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको इलेक्शन ऑब्जर्वर मिलता, और इसी की निगरानी में आगे के फर्दर इलेक्शंस होते। जी। तो ये जो सोसाइटी की जो भूमिका है, जैसे या हम जैसे लोगों की इस इलेक्शन में भूमिका रही, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो प्रेजेंट होते। जी। तो ये बहुत बड़ा लॉस है एक लॉस है हमारे लिए। प्लस रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप चाहे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ही रिजाइन करके दोबारा इलेक्शन करा लें, जी। या जो 5 लोग के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ और जो 4 लोग डिसक्वालीफाई हुए वो अपनी सर्विसेज देते रहते। अगर वो सर्विस ही करना चाहते थे या सेवा ही करना चाहते हैं तो वो विदाउट पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका पार्ट थे। जी। एक कोई ऑनररी पोस्ट मिल सकती थी, किसी कमेटी के मेंबर हो सकते थे, तो वो 5 को ये 4 लोग सपोर्ट कर सकते थे। बट पूरे के पूरे 9 के 9 लोगों को रिजाइन देके इसको पूरे प्रोसेस को वापस हम आज वहीं आके खड़े हो गए जहां दोस्तों शो ऑफ इज्म भी हो सकता है भाई, जो आप कह रहे हैं बेसिकली बाय द बुक्स, मतलब गोइंग बाय द बुक्स है बेसिकली। क्या कोई और रीजन हो सकता है कि ये 5 लोग नहीं नहीं, ये देखिए ये तो इनका विजडम है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, हेजल्स के हिसाब से बता रहे हैं कि भाई ये सारी समस्याओं से सोसाइटी बच सकती थी। मे बी हो सकता है कि इंटरनल डिस्कशंस इनके हुए हो और बाकी के 5 लोग भी एग्री ना कर रहे हो अकेले जाने के लिए, तो ठीक है, वो अब जो है सो है, तो सोसाइटी को इससे आगे बढ़ना पड़े। क्योंकि मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो अरविंद जी ने बात की उसी में जो अब नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर हमको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है सारे रेसिडेंट्स को, कि जब आप सोसाइटी उनको रजिस्टर करते हो तो आपको 12A और ATG मिलता है। इसका मतलब यह है कि 80% GST जो हम दे रहे हैं एज ए रेसिडेंट, उस GST की भी आपके रजिस्टर होने के बाद जो हम हर फायर मेंटेनेंस में हर बार देते हैं उसकी भी बचत हो सकती थी। जब आप एज ए सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सरकार से, वो भी एक बड़ा नुकसान है, जो कि बहुत बड़ी सेविंग है अल्टीमेटली हमारे रेसिडेंट्स के हित में को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे आई एम नॉट सो श्योर बट आई हैव दिस इंक्लिंग फीलिंग कि जो सोसाइटी का लार्जर हित कहीं ना कहीं इसमें मिस हुआ है। मुझे लगता है श्रीनिवास जी एक चीज़ और इसमें हो सकता है, जैसे ये देख रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे रिजाइन है, तो क्या रिजाइन करने से पहले अगर पब्लिक के सामने इस चीज़ को लाया जाता, एक ओपन हाउस सेशन कर दिया जाता, लोगों से पूछ लिया जाता, लोगों के विचार जान लिए जाते, क्योंकि लोगों ने वोट किया। इस पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं वैसे मतलब मेरा भी यही आस था बेसिकली कि आप आकर के लोगों से इंटरेक्ट करें, जो हुआ नहीं हुआ खैर तो वो खत्म हो चुका है जी। क्या एओए के मेंबर्स 82% GST जो हम दे रहे हैं एज ए रेसिडेंट, उस GST की भी आपके रजिस्टर होने के बाद जो हम हर फाइल मेंटेनेंस में हर बार देते हैं उसकी भी बचत हो सकती थी। जब आप एज ए सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो सरकार से, वो भी एक बड़ा नुकसान है, जो बहुत बड़ी सेविंग है अल्टीमेटली हमारे रेसिडेंट्स के हित में। तो
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे आई एम नॉट सो श्योर बट आई हैव दिस इंक्लिंग फीलिंग कि जो सोसाइटी का लार्जर हित कहीं ना कहीं इसमें मिस हुआ है। मुझे लगता है श्रीनिवास जी एक चीज़ और इसमें हो सकता है, जैसे ये देख रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे रिजाइन है, तो क्या रिजाइन करने से पहले अगर पब्लिक के सामने इस चीज़ को लाया जाता, एक ओपन हाउस सेशन कर दिया जाता, लोगों से पूछ लिया जाता, लोगों के विचार जान लिए जाते, क्योंकि लोगों ने वोट किया। इस पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो आप कह रहे हैं, वैसे मतलब मेरा भी यही आस था बेसिकली कि आप आकर के लोगों से इंटरेक्ट करें। जो हुआ नहीं हुआ, खैर तो खत्म हो चुका है। आप क्या एओए के मेंबर्स कभी ऑब्जर्वर कमेटी के मेंबर्स के साथ बैठे थे इसके पहले, और क्या एज अ ग्रुप ऑन ग्रुप ये डिस्कशन हुआ था इसके पहले कि ये सब क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉ फर्म एक थर्ड पार्टी एजेंसी, चलो आप जाओगे लॉ फर्म के पास, लॉ फर्म का काम कमर्शियल इंक्लिनेशन ज़्यादा है उनका बेसिकली, आपका कमर्शियल इंक्लिनेशन नहीं है। तो क्या आप दोनों के बीच में ये चर्चा कभी हुई थी कि हम इस केस में क्या कर सकते हैं? 15 अगस्त के बाद शायद मुझे लगता नहीं कि कभी 15 अगस्त से पहले एक बार शाम को इलेक्शंस हो गए थे, इलेक्टेड मेंबर्स आ गए थे, तब उन्होंने ऑब्जर्वर्स कमेटी के साथ बीएन के मेंबर्स बैठे थे, उनको हम लोगों ने गाइड किया था कि आगे की प्रोसेस क्या है। जैसे आपको जीबीएम करानी है, हम आपको लॉ फर्म के साथ कनेक्ट करेंगे, लॉ फर्म के अलावा तब से लेकर रजिस्ट्रेशन तक उनको क्या क्या करना है, स्टेप्स लेने हैं, इसको लेकर इलेक्टेड मेंबर्स के साथ चर्चा हुई थी। और उसके बाद जीबीएम हुई, और जीबीएम में जो हैंडओवर की प्रोसेस जिसको हम कहते हैं वो हो गई। तो टाइम टू टाइम जैसे क्योंकि इलेक्शन कमेटी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे पूरे इलेक्शन के दौरान की, तो डॉक्यूमेंट्स हमने उनको प्रिजर्व करने थे, 90 डेज तक हमें प्रिजर्व करने थे, तो वो हमने किए। प्लस कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने हैंडओवर भी करने थे उनको, तो वो हमने प्रॉपर उनको हैंडओवर कर दी। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हैंडओवर तो ठीक बात है। जैसे कि 19 अक्टूबर को पहला स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारा कुछ इशू आ रहा है, और 3 दिसंबर को फिर उनका रेजिग्नेशन आ गया। इस बीच में इसके जस्ट पहले कभी कोई ऐसा ग्रुप ऑन ग्रुप मीटिंग हुई हो? मुझे कोई ऐसा याद नहीं कि कोई ग्रुप ऑन कॉल हुआ हो या कोई मीटिंग हुई हो, या उन्होंने कोई ऐसे ग्रुप मुझे नहीं लगता। बट हाँ, इंडिविजुअली किसी से अगर कैपेसिटी में वो बातचीत कर रहे हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बिल्कुल ओके। अभी का इन्वायरमेंट, क्योंकि बहुत सारे लॉन्चेस वगैरह जा रहे हैं, तो अभी का जो मतलब सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको क्या लगता है? अभी क्या एक बहुत बड़ी अड़चन आने वाली है कि नेक्स्ट ऑब्जर्वर कमेटी को, मैं उसी पे आने वाला हूँ कि जो लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं कि भाई ऑब्जर्वर की गलती है, फलाने की गलती है, तो वो लोग अपना टाइम निकाल के और इस बार ऑब्जर्वर बने और इसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि एक पर्सनल टाइम निकालना फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द सोसाइटी, और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है वहाँ पे? ये मिलता है कि भाई आपने ये किया, आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत से लोग तो शायद पैसा भी मांग रहे हैं कि 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, तो 9 लोग थे, 9 लोग में मतलब मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहता हूँ कि मेरे से जो बनता है अगर सोसाइटी के हित में है तो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक, अगर बाकी और 9 लोग राजी हो जाए तो आई एम इन टू कंट्रीब्यूट कि जो मेरा शेयर बनता है, अगर 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है तो ले ले मैं से। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी समस्या है। देखिए क्या होता है ना, बहुत आसान है आलोचना करना, लेकिन ये प्रोसेस को चलाना, उसके पीछे कितनी बाधाएं होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी बात हो रही थी कि रजिस्ट्रार के, मैं सुनता हूँ क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत तरह की बातें हम तक भी पहुँचती हैं कि रजिस्ट्रार का कॉपरेशन नहीं था, समय भी मिल रहा था। मैं आपको बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमने एक बार डिप्टी रजिस्ट्रार को फ़ोन किया उनका गाइडेंस लेने के लिए। रात को, शाम को 4:30 बजे फ़ोन किया, अगले दिन सुबह 11:30 बजे का हमको अपॉइंटमेंट मिली थी। तो ये सब नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो और आपके इरादे बिल्कुल आपके बुलंद हैं, तो आपको सरकार से या जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे मदद मिलेगी, पुलिस का सहयोग। अब आपने देखा होगा इलेक्शन के दिन अच्छी खासी पुलिस की व्यवस्था थी, बंदोबस्त था। कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने प्रशासन के साथ बात की। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अरविंद जी ने जो बोला है कि ये बात कि हालांकि ये ही हैज़ बीन वेरी ग्रेशियस इन ऑफरिंग दैट, बट आई वुड से हियर कि देखिए हम लोग भी पहली बार ये सब करा रहे थे।
हम लोगों ने, जैसा कि इन्होंने कहा, हम लोगों ने अपना पर्सनल समय दिया, संडेज को, सैटरडेज को, रात को, दिन में, जब भी ज़रूरत पड़ी. एंड आई थिंक इट इज़ not so nice when you hear these kinds of things from residents. I am not blaming them, but I am also saying that this kind of blame getting will discourage lot of active residents who otherwise want to contribute. Because at the end of the day, we are all residents. हम सब चाहते हैं कि सोसाइटी का भला हो, बिल्कुल. और उसी के लिए हमने ये समय कंट्रीब्यूट किया और ये सब प्रोसेस हुआ. इसमें लॉ फर्म की जिम्मेदारी है, बिल्डर की जिम्मेदारी है, उनको भी हमको गाइड करना था, क्योंकि लॉ फर्म तो वो तो उन्होंने तो कितने इलेक्शन कराए होंगे. जी. ब्रिटेन की भी पहली सोसाइटी नहीं है जिसमें वो इलेक्शन कर. तो ये मेरा एक सवाल और है कि क्या हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हों, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ को ओनर से कुछ और सोसाइटीज़ हैं जो कि शायद रजिस्टर्ड है. आई एम नॉट वेरी श्योर, यहाँ बट शायद रजिस्टर्ड है. कहाँ हमारे में चूक है भी होगी कि उन्होंने हमारी सोसाइटी को पकड़ के बोला कि रजिस्ट्री नहीं होगी. आई थिंक ये थोड़ा सा, मुझे अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, तो मुझे लगता है कि एओ के जो पदाधिकारी हैं उनको अपनी गिरेबान में भी हाल में भी थोड़ा झांकना चाहिए. बहुत आसान होता है दूसरों पे सब कुछ डाल देना. यू नो, व्हेन यू आर इन अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन यू हैव टू ऑल्सो एक्ट रिस्पॉन्सिबल. तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि शायद अच्छा होता कि क्या उनसे चूक हुई, क्योंकि ये बात सही है कि ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शन हुए, इसमें को ओनर्स भी थे और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है. अब मैं एक एक कर पे इतने नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन होना जरूरी भी नहीं है, तब भी सोसाइटी रजिस्टर्ड है. जी. पहले इलेक्शन नहीं हुए, लोगों ने साथ में 9 ने मिलके सोसाइटी रजिस्टर्ड करा लिया, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर इलेक्शन करा लिए कि भाई ठीक है. और वो काम ये 5 के साथ भी हो सकता है. 5 लोग रजिस्टर करा लेते, अगले महीने रिजाइन कर देते और आपको बहुत सपोर्ट मिलता शासन से उसमें इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन कराने में. सोसाइटी के लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ से अपॉइंट होते लोग और फिर उनके लोग अपॉइंट होते हैं, शासन के लोग अपॉइंट होते हैं, तो फिर इलेक्शन अपने आप ही उसमें जाता है, उनकी जिम्मेदारी है. ना एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, नॉट फ्रॉम आई मीन ऑब्जर्वर कमेटी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हम उसको साइड रखते हैं, थोड़ा रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू. बेसिकली आपको क्या लग रहा है कि इस सोसाइटी का फ्यूचर क्या होगा अभी 1 साल 2 साल में? क्या फिर से इलेक्शन होगा? अगर उसमें होगा तो क्या समीकरण होगा? इमोशनल बैलेंस क्या होगा सोसाइटी में? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इलेक्शन तो होना चाहिए. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि ये जितना बैड ब्लड हुआ है और जिस तरीके क्या होता है ना, बहुत आसान होता है व्हाट्सएप पे वॉरियर बन जाना और अलग अलग तरीके की चीज़ें दे के दिखना. लेकिन सबको साथ दे के चलना, एक हारमोनियस माहौल बनाना जिसमें सारे रेसिडेंट्स मिल के सोसाइटी के भलाई के लिए कुछ करें, उसके लिए थोड़ा बड़ा दिल चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो नई नेक्स्ट शायद बनेगी कोई ऑब्जर्वर्स कमेटी, बिल्डर का भी एक रोल है इसमें, सारे रेसिडेंट्स का भी रोल है, इनफैक्ट जो लोग अभी रिज़ाइन करके बैठे हुए हैं उनका भी रोल है. आखिर वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, और आप सिर्फ व्हाट्सएप पे तो रिज़ाइन नहीं कर सकते ना, ये तो कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई. आपको व्हाट्सएप ने तो इलेक्ट नहीं किया था, आपको रेसिडेंट्स ने जीबीएम के जरिए इलेक्ट किया था. तो आपको वापस रेसिडेंट्स के पास जाना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी रास्ता निकलना चाहिए जिसके जरिए आगे की दिशा निकले. अनफॉर्चुनेटली जो मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ ब्लेम गेम हो रहा है, नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, इससे सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी. मुझे लगता है कि जो लोग शुभचिंतक हैं सोसाइटी में, जो चाहते हैं कि भला हो, उनको मिल बैठ के आगे की राह निकालने की ज़रूरत है और देखना चाहिए कि कैसे हम मिलजुल के आगे बढ़ें. नए इलेक्शंस हों, एक सेंसिबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिबल नई एओए आए और को फिर आगे की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाए. तो मुझे लगता है कि भविष्य तो अच्छा है. एज ए रेसिडेंट आई एम वेरी होपफुल एंड आई वांट टू बी होपफुल कि बेहतरी की ओर हम जाएंगे. जैसा कि श्रीनिवास जी ने आपने क्वेश्चन पूछा ना कि सोसाइटी का फ्यूचर क्या है, तो सोसाइटी का फ्यूचर बनाने वाले भी रेजिडेंट हैं और बिगाड़ने वाले भी रेजिडेंट. तो मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है सभी रेजिडेंट से कि इस अगले चुनाव को बहुत ही सोच समझ से वोट करें, बहुत ही सोच समझ के अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड करें. क्योंकि जो सोसाइटी की आज की डेट में हालत है ना, अभी बिल्डिंग की हालत है, ये सोसाइटी अब 10 साल पुरानी हो चुकी है. ठीक है, इस सोसाइटी की हर चीज़ डिप्रिशिएट हो रही है.
ठीक है। अब आप सोचो कि 2.5 जब हम जब दे रहे थे, जब हम यहाँ 7 साल 8 साल पहले आए थे, आज भी हम 2.5 दे रहे हैं। तो लिफ्टों की हालत आप देखें तो बहुत खराब है। बिल्डिंग हर जगह से पलस्तर चढ़ रहा है, कब किसके ऊपर क्या गिर पड़े, चलते हुए वॉक करते हुए, किसी को नहीं पता। तो हर एक ओनर की एक जिम्मेदारी है। क्लब की हालत देखिए क्या है, एसी खराब, बड़ी मुश्किल से वो एसी लगे, कितने दिन चलता रहा, इसमें से पैसे मत काटो, इसमें से पैसे ले लो, में से ले लो, हम नहीं देंगे। तो घर आपका ही है, आप अपने घर में भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस अपने पैसे से ही करते हैं, और 10 साल पुराना घर और नया घर में फर्क होता है। बिल्कुल। तो आज जिम्मेदारी के साथ अपने घर की तरह, अगर जो मेरे दरवाजे के अंदर घर है, अगर ये पूरा गेट जो है वो जब बाहर निकले वो बाहर है, बाकी सारी सोसाइटी हमारी ही है, वो हर एक उम्र की है। तो हमें वो जिम्मेदारी लेनी होगी। इलेक्शंस होने चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता से होने चाहिए, जैसे पहले हुए थे वैसे ही होने चाहिए। और थोड़ा लॉ फर्म को और जो लोग हैं उनको थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा, कैंडिडेट्स को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, सभी रेजिडेंट मिलके एक जीबीएम कॉल करें, बिल्डर को बाध्य करें कि वो जीबीएम करे और नई इलेक्शन कमेटी बनाए और इलेक्शन कंडक्ट कराए। बिल्कुल। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं ऑब्जर्वर कमेटी को आप लोगों से रूबरू करा सकूं। मेरी भी एक यही छोटी सी अपील है बेसिकली कि कोई भी इस प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव सेट करना, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन देना, आलोचना करना, बड़ाई करना, ये सब कुछ डेमोक्रेसी में होता है बेसिकली, मगर सबकी एक गरिमा होती है। हम अपने गरिमा में रहें, हम आपस में नेबर्स हैं, नेबर्स की तरह रहें। कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम मतलब आपस में वॉक कर रहे हैं तो हम एक दूसरे से नजरें चुराएं। अगर हम उस लेवल पे आ गए तो फिर सोसाइटी का मतलब सोसाइटी नहीं हो जाएगा, वो हम बुकिश डेफिनेशन को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। एज ए सोसाइटी लेट अस बी फ्रेंड्स, लेट अस स्टॉप यूजिंग सर्टेन वर्ड्स बेसिकली, जो कि अभी मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ। नैरेटिव सेट ना करें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें टाइम दिया, हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिली यहाँ पे। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फ्यूचर ऑफ दिस सोसाइटी। लेट अस मेक दिस सोसाइटी ब्यूटिफुल अगेन। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग।